हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2027-28 के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स ड्रामा पढ़ना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो आपके इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, इसका पूरा सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इंग्लिश के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड हो गया है और क्लासेस लगातार चल रही हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, हमारे चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। यूनिट नंबर 3 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, आज यूनिट नंबर 4 देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में भी आपको लिटरेरी टर्म्स ड्रामा ही पढ़ना है, जिसमें आपको यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन पढ़ना है, जिसको 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा कहा जाता है। उसके अलावा आपको सेटिंग पढ़ना है, स्पूनरिज्म, स्टेज डायरेक्शन, सिंटैक्स, थीम, अंडरस्टेटमेंट एंड वरिसिमिलिट्यूड। ये सारे आपके लिटरेरी टर्म्स आप लोगों को पढ़ना है अपने यूनिट नंबर 4 में। तो चलिए इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका जो पहला लिटरेरी टर्म्स है वो है द 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा। 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा में देखो टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये तीनों चीज़ें आती हैं, इसीलिए इनको 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा कहा जाता है। द 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा डिराइव्ड फ्रॉम एरिस्टोटल पोएटिक्स। जो 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा हैं, इनको डिराइव किया गया है, इनको लिया गया है एरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स से। एरिस्टोटल जो थे ग्रीक के फिलोसोफर थे और इन्होंने पोएटिक्स अपनी बुक में ड्रामा की 3 यूनिटीज़ के बारे में डिफ़ाइन किया है। तो आइए उनको जानते हैं। सबसे पहला है यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की यूनिटी, टाइम की एकता। It means that the events of a drama should happen within a short period, traditionally about 24 hours. देखिए यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है दैट कि जो इवेंट्स हैं, जो ड्रामा में घटनाएं होती हैं, शुड होनी चाहिए, हैपन विदिन ए शॉर्ट पीरियड, कम टाइम में, ट्रेडिशनली अबाउट 24 आवर्स। यानी कि कोई भी राइटर जब ड्रामा लिख रहा है तो ड्रामा में उसके जितने भी इवेंट होते हैं वो बहुत कम समय में होने चाहिए, लगभग 24 घंटे के अंदर परफॉर्म किए जाने चाहिए। यानी कि बहुत सारे राइटर्स ऐसा ड्रामा लिखते हैं जिनकी जो कहानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक की हो सकती है। तो एरिस्टोटल का मानना है कि ड्रामा जितने कम टाइम में परफॉर्म किया जाएगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। These rule was suggested by classical Greek drama। और इसमें देखो क्या है, These rules, ये जो रूल्स हैं ड्रामा के, सजेस्ट किए गए हैं जो क्लासिकल ग्रीक ड्रामा है, क्योंकि देखो ग्रीक से ही ड्रामा की ओरिजिन हुई है, ग्रीक से ही ड्रामा की शुरुआत हुई है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्लासिकल ग्रीक ड्रामा से ही ये सजेशन मिलता है। इट हेल्प मेक द स्टोरी फोकस्ड एंड रियलिस्टिक। जितना कम टाइम में ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, उसकी कहानी पर रीडर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और रीडर्स को या ऑडियंस को वो कहानी अच्छे से समझ आएगी और रियलिस्टिक लगेगी, यानी एकदम वास्तविक लगेगी, सच्ची लगेगी, जितने कम टाइम में वो परफॉर्म की जाएगी। तो एरिस्टोटल का मानना है कि कहानी कम टाइम में परफॉर्म होनी चाहिए। देखिए जो आपका नेक्स्ट यूनिटी है वो है यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी कि इवेंट्स इन वन लोकेशन। यानी कि ड्रामा में जितने भी इवेंट हों वो सब एक ही लोकेशन पर होने चाहिए, बार बार जगह नहीं बदलनी चाहिए कि एक बार जगह कहीं और की दिखी तो दोबारा कहीं और की। जैसे कि अगर कोई ड्रामा है, आप कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो अगर मुंबई में वो मूवी शूट हुई है तो अचानक फिर उसकी कहानी लंदन में सेट कर दी जाए, फिर न्यूयॉर्क में चली जाए, उसके अलावा फ्रांस में चली जाए, फिर दिल्ली आ जाए, इस तरीके से बार बार जगह बदलेगी तो समझने में भी क्या है, प्रॉब्लम होगी, रीडर्स को या ऑडियंस को दिक्कत होगी अलग अलग जगहों को याद करना कि कौन सी घटना कहाँ पर हुई थी। तो एरिस्टोटल मानते हैं कि अगर एक ही जगह पर पूरा ड्रामा सेट होगा तो उसकी कहानी ज़्यादा अच्छी होगी। ऑल द एक्शन ऑफ द प्ले शुड टेक प्लेस इन ए सिंगल लोकेशन और ए वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड लोकेशंस। तो देखिए यूनिटी ऑफ टाइम
यूनिटी ऑफ प्लेस का कहना है कि जितने भी ड्रामा में एक्शन हो वो एक ही जगह पर होने चाहिए, सिंगल लोकेशन पर। लेकिन अगर जगह बदलने की भी ज़रूरत लगे तो बस 1 ही 2 जगह बदलनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जगह नहीं बदलनी चाहिए। और देखिए, जो लोग अरिस्टोटल को फॉलो करते थे, जितने भी इनके फॉलोअर थे, उन्होंने 3 यूनिटीज़ को फॉलो करके ड्रामा भी लिखा है। लेकिन ज़्यादातर जो राइटर्स हैं, जो ड्रामाटिस्ट हैं, उन्होंने ये यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया है। उन्होंने इन यूनिटीज़ को फॉलो किए बिना ही ड्रामा लिखा। देखिए, जो आपका नेक्स्ट है वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है 1 मेन प्लॉट होना चाहिए किसी भी ड्रामा में। इट मीन्स दैट ए ड्रामा शुड हैव 1 मेन प्लॉट और सेंट्रल एक्शन। यानी कि इसका मतलब है कि ड्रामा में शुड चाहिए हैव 1 मेन प्लॉट और सेंट्रल एक्शन, एक ही एक्शन। ऑल इवेंट्स शुड बी कनेक्टेड विद दिस मेन स्टोरी। और जितने भी इवेंट उस ड्रामा में होते हैं उन सभी इवेंट की स्टोरी को एक ही मेन प्लॉट से टच करके लिखना चाहिए। अननेसेसरी सब प्लॉट्स आर अवॉइडेड। और जितने भी सब प्लॉट्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं ऐड करना चाहिए। यानी कि बहुत सारी कहानी या ड्रामा आप ऐसा पढ़ेंगे कि जो उसमें मेन प्लॉट होता है, उस मेन प्लॉट के अंदर भी राइटर बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लॉट भी ऐड कर देता है। यानी किसी एक की कहानी बताता है तो उसी कहानी के अंदर कई सारे लोगों की कहानियों को ऐड कर देता है, जिससे स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। और जब एक ही आदमी की पूरी कहानी होती है और उसी एक आदमी के बारे में पूरा ड्रामा होता है या एक ही टॉपिक के बारे में होता है तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो यही है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि बस एक ही प्लॉट होना चाहिए और उस ड्रामा के सभी इवेंट उसी मेन प्लॉट से कनेक्टेड होने चाहिए। छोटे छोटे जो अननेसेसरी सब प्लॉट्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लिखना चाहिए। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा है वो है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है टाइम और प्लेस ऑफ द ड्रामा। यानी कि जब भी कोई ड्रामा राइटर लिखता है तो आपने जितना भी ड्रामा अपने सिलेबस में पढ़ा है तो आप ये ज़रूर जानते हैं किस ड्रामा की सेटिंग क्या है, किस टाइम पर ये ड्रामा राइटर ने लिखा है। तो आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि किस जगह पर ये ड्रामा सेट किया गया है। सेटिंग मीन्स द टाइम एंड प्लेस इन विच ए ड्रामा टेक्स प्लेस। सेटिंग का मतलब है समय और प्लेस यानी जगह इन विच जिसमें ए ड्रामा, जो ड्रामा है, टेक्स प्लेस घटित होता है। जैसे आप जानते हैं आर्म्स एंड द मैन, बुल्गारिया और सर्बिया के बीच वॉर है तो वो लोकेशन उसकी हो गई। इस तरीके से बहुत सारे ड्रामाज आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इट में इंक्लूड द लोकेशन, हिस्टोरिकल पीरियड, सोशल एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। इट में इंक्लूड और टाइम प्लेस में देखो क्या होता है, इसमें शामिल होता है लोकेशन, हिस्टोरिकल पीरियड, सोशल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज़ें सेटिंग में शामिल होती हैं कि ड्रामा जो है उसकी लोकेशन क्या है, उसका हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। जैसे आपने पढ़ा अपने सिलेबस में मर्डर इन द कैथेड्रल, तो कैथेड्रल में मर्डर होता है, वो उसकी लोकेशन है। टाइम के बारे में भी आप जानते हैं कि किस टाइम पर स्टोरी सेट है, पूरा ड्रामा सेट है, पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सब कुछ आपको उस ड्रामा के बारे में पता चलता है, तो वही सेटिंग है। सेटिंग हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हेन द इवेंट्स ऑफ द ड्रामा अकर। सेटिंग का मतलब होता है कि जो ऑडियंस है उसकी मदद होती है अंडरस्टैंड, समझने में, वेयर कहाँ पर और व्हेन और कब, द इवेंट जो घटनाएं हैं ड्रामा की, ऑफ द ड्रामा अकर, अकर मतलब घटित होती हैं। तो जो सेटिंग होती है वो ऑडियंस को ये समझने में मदद करती है कि कोई भी ड्रामा में जो इतने भी इवेंट होते हैं वो कब और क्यों होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये समझने में मदद मिलती है। देखिए, टाइम में मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, 1-2 दिन की भी कहानी हो सकती है। और प्लेस में कोई भी जगह हो सकती है, जैसे कोई बीच हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई रूम हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई भी जगह प्लेस में हो सकती है। तो वही होता है सेटिंग ऑफ द ड्रामा। देखिए, जो आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा है वो है स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म क्या होता है? देखिए, इसका भी यूज़ राइटर अपने ड्रामा को लिखने में करता है। द वर्ड स्पूनरिज्म मेड ऑफ 2 वर्ड्स, स्पूनर प्लस इज़म। जो वर्ड स्पूनर है वो 2 शब्दों से बना है, स्पूनर और इज़म से। नेम्ड आफ्टर आर्कीबाल्ड स्पूनर, और इस स्पूनरिज्म लिटरेरी टर्म का नाम रखा गया है आर्कीबाल्ड स्पूनर के नाम पर। जो ये थे, ही कॉमिटेड इरर्स इन स्पीकिंग, ये अक्सर बोलने में इरर यानी गलतियाँ किया करते थे। तो इसी वजह से
इन्हीं की वजह से एक नया टर्म सामने आता है लिटरेचर में जिसका नाम है स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म क्या होता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो आप शुरू का किसी भी वर्ड के शुरू और लास्ट का वर्ड जो होता है वो बदल जाता है, बदलता है तो हंसी मजाक वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, तो वही स्पूनरिज्म है। ए स्पूनरिज्म इज़ ए स्लिप ऑफ द टंग दैट रिजल्ट्स इन द रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड साउंड। देखिए जो स्पूनरिज्म होता है, स्लिप होता है, स्लिप हो जाना, फिसल जाना ऑफ टंग ज़ुबान का, दैट रिजल्ट और उसका रिजल्ट निकल जाता है इन द रीअरेंजमेंट हो जाता है ऑफ वर्ड साउंड। यानी कि ये बोलने में एक ऐसी गलती होती है जिसमें दो वर्ड जो होते हैं उन दोनों वर्ड्स के शुरुआत के जो साउंड होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं और उसको स्पूनरिज्म कहा जाता है। यूजुअली दिस अकर्स व्हेन द फर्स्ट साउंड ऑफ टू वर्ड्स आर स्वैप्ड। और स्पूनरिज्म तब होता है कब ये अकर होता है, कब ये होता है व्हेन, जब द फर्स्ट पहला साउंड जो दूसरा वर्ड है उसके साउंड के साथ चेंज हो जाए। तो और देखिए जब भी इस तरीके से कोई भी व्यक्ति बोलता है, कोई इंसान कुछ बोलता है और उसके साथ ये वाली घटना हो जाती है ना, तो वहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं, हंसी मजाक वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इस स्पूनरिज्म का एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। जैसे अगर आपको लिखना है पिकनिक टेबल, पिकनिक पर लोग जाते हैं, टेबल होता है, मेज़ होती है, पिकनिक टेबल। तो अगर पिकनिक टेबल बोलना है और बोलते टाइम कोई बोल दे पिकनिक टेबल इंस्टीड ऑफ पिकनिक टेबल, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय, पिकनिक टेबल कहने के बजाय हमने बोल दिया पिकनिक टेबल, तो पिकनिक का जो प है वो टेबल के ट में प हो गया और टेबल का ट पिकनिक के टी हो गया टिकनिक। तो यहाँ पर हम अचानक से बोलते बोलते ऐसी गलती करेंगे तो आपके साथ बैठे हुए लोग हंसने लगेंगे। अगर मुझे बोलना है फॉगी डे और मैं बोल दूँ डॉगी फे, तो देखिए डॉगी का ड फॉगी में आ गया, फॉगी का फ डे में चला गया तो वो फे हो गया। तो इस तरीके से कभी कभी राइटर अपने वर्क में हंसी मजाक वाले माहौल को क्रिएट करने के लिए लिटरेरी टर्म स्पूनरिज्म का भी यूज़ करता है। राइटर जब भी कुछ लिखता है तो उसे जिस भी लिटरेरी टर्म की ज़रूरत होती है वो उसी का यूज़ करके लिखता है। देखिए आपका जो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है वो है स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन का मतलब होता है स्टेज पर डायरेक्शन देना, दिशा देना। यानी कि देखिए ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है तो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, उनके अलग अलग डायलॉग होंगे। सभी कैरेक्टर में कोई विलन होगा तो कोई हीरो होगा तो कोई हीरोइन होगी और भी बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स होंगे। तो कब किसे कौन सा डायलॉग बोलना है, किसे कैसा कपड़ा पहनना है, किसे कहाँ पे खड़े होना है, किसके ऊपर लाइट ज़्यादा होगी, किस पे कम होगी, इन सब के बारे में बताना, डायरेक्शन देना स्टेज डायरेक्शन कहा जाता है। स्टेज डायरेक्शंस आर इंस्ट्रक्शन रिटेन बाय द प्ले राइट फॉर एक्टर एंड डायरेक्टर्स। देखिए स्टेज डायरेक्शन जो है ड्रामाटिस्ट या प्ले राइट का मतलब भी होता है जो राइटर है, ड्रामा लिखने वाला, तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। स्टेज डायरेक्शन ड्रामाटिस्ट के द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं, दिए गए डायरेक्शन होते हैं उसके एक्टर को या उसके डायरेक्टर को। दे डिस्क्राइब मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, टोन, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम्स, एंट्रेंसेस, एग्जिस्ट एंड अदर स्टेज एक्शंस। देखिए इसमें क्या होता है, गतिविधि, हाव भाव, आवाज़, प्रवेश या लाइट या कैसा कपड़ा पहनना है, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। दे हेल्प इन प्रेजेंटिंग द ड्रामा प्रॉपरली ऑन स्टेज। स्टेज डायरेक्शन में जब हर एक कैरेक्टर को, हर एक पात्र को डायरेक्शन दिया जाता है कि तुम्हें कब क्या करना है, तो इससे क्या होता है स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म करने में मदद मिलती है। देखिए जो आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वर्ड्स को चूज़ करना और उनको कब, कैसे, कहाँ पर सेट करना है, अरेंज करना है कोई भी ड्रामा लिखते टाइम, तो उसी प्रोसेस को सिंटैक्स कहा जाता है। जब भी कोई राइटर कोई ड्रामा लिखता है तो वो अलग अलग लिटरेरी टर्म्स को यूज़ करता है, जिस भी लिटरेरी टर्म की उसे ज़रूरत होती है वो उसका यूज़ करता है। तो जब भी कोई राइटर वर्ड्स को चूज़ करता है और उसको वो कैसे सेट करेगा कि उसके रीडर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उसके रीडर को उसका मैसेज अच्छे से समझ आए, तो वही जो पूरा डिसीज़न मेकिंग करता है
वर्ड्स को चूज़ करके सेट करने का वही सिंटैक्स है। सिंटैक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। देखो, सिंटैक्स का मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना वर्ड्स को सेंटेंस में। कोई भी जब सेंटेंस होता है तो वो कई सारे वर्ड्स से मिलकर बना होता है, तो वर्ड्स को राइटर एक सेंटेंस में कैसे अरेंज करेगा, कहाँ पर कौन सा वर्ड रखेगा, वही सिंटैक्स है। द ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू से व्हाट नीड टू बी सेड। जो राइटर है जब भी कुछ लिखता है तो पहले वो यही जानता है ना कि उसे क्या लिखना है, उसके पूरे ड्रामा का थीम क्या होगा, उसके हिसाब से उसे ज़रूरत पड़ती है कौन सा वर्ड कहाँ रखना है, कौन सी बात कहने के लिए। राइटर फर्स्ट चूज़ हिज वर्ड। तो राइटर सबसे पहले अपने वर्ड्स को चूज़ करता है एंड देन, और फिर उसके बाद मस्ट डिसाइड, वो डिसाइड करता है व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, एंड हाउ, कैसे। ही वॉन्ट्स टू यूज़ देम। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है यूज़ करना, देम, उनको, इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, टू क्रिएट करने के लिए, एन इम्पैक्ट, एक अच्छा प्रभाव, ऑन हिज रीडर, अपने रीडर पर। दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। और यही वर्ड्स को चूज़ करना, सेट करना एक सही ऑर्डर में, यही डिसीजन मेकिंग सिंटैक्स कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए। देखिए, जो आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म ऑफ ड्रामा है वो है थीम। थीम आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, आप BA फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब से थीम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। थीम इज़ द मेन आइडिया, सब्जेक्ट और मैसेज ऑफ ए ड्रामा। थीम का मतलब होता है किसी भी ड्रामा का मेन मैसेज, मेन आइडिया और सब्जेक्ट। कोई भी जब आप ड्रामा पढ़ते हैं तो पूरा ड्रामा पढ़ने के बाद आपको जो एक मैसेज मिलता है, आपको जो समझ आता है कि इस ड्रामा में यही मेन बात थी, वही होता है थीम। इट एक्सप्रेसेस व्हाट द प्ले इज़ मेनली अबाउट। थीम ये एक्सप्रेस करता है, ये बताता है कि जो प्ले है वो किस बारे में है, सच एज लव, एम्बिशन, पावर, नेचर, फ्रेंडशिप, कॉन्फ्लिक्ट, जस्टिस और जेलसी। यानी कि ड्रामा में लव, प्यार, महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन, पावर यानी शक्ति, नेचर प्रकृति, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, जस्टिस यानी न्याय और जेलसी यानी जलन, या इसके अलावा भी बहुत सारी थीम्स किसी भी ड्रामा के अंदर हो सकती हैं। तो आई होप कि आप थीम समझ गए। आपके सिलेबस में बहुत सारा ड्रामा दिया गया है, आर्म्स एंड द मैन, शी स्टूप्स टू कंकर, ओथेलो। कहीं कहीं पर ओथेलो की जगह मैकबेथ है, कहीं कहीं पर ना ओथेलो और ना मैकबेथ है, उसकी जगह किंग लियर है। उसके अलावा मर्डर इन द कैथेड्रल, ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। बहुत सारे ड्रामाज आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। हर ड्रामा में अलग अलग थीम है जो आप जानते हैं। देखिए, जो आपका नेक्स्ट लिटरेरी टर्म ऑफ ड्रामा है वो है अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी बात को उसकी जो क्वालिटी है उससे कम में बता देना। जैसे आप एक और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोल में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, तो उसी का अपोजिट होता है अंडर स्टेटमेंट, यानी किसी अच्छी बात को भी उससे कम में बता दिया जाए कि वो बात कम वैल्यूएबल लगे जबकि वो मोर वैल्यूएबल रहे तब भी। अंडर स्टेटमेंट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस। अंडर स्टेटमेंट एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच, जिसमें समथिंग, कुछ भी, इज़ प्रेजेंट किया जाता है एज लेस इम्पॉर्टेंट, सीरियस और पावरफुल दैन इट एक्चुअली इज़। देखिए, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी बात को एज लेस इम्पॉर्टेंट, कम महत्व दिया जाता है। जितनी सीरियस वो बात है उससे कम सीरियस तरीके से बताई जाती है, और जितनी पावरफुल है वो एक्चुअल में उससे कम पावरफुल दिखाई जाती है। तो कोई भी चीज़ जितनी अच्छी है, जितनी सीरियस है, जितनी पावरफुल है एक्चुअल में, उससे कम में उसको बता दिया जाए कि सुनने वाले को वो बात भी कोई मोर वैल्यूएबल ना लगे, बहुत अच्छी ना लगे, जबकि वो होती है उतनी। यानी कोई बात बहुत ख़ास है लेकिन कम तरीके से बता दिया जाए, कमतर में बता दी जाए, तो वही अंडर स्टेटमेंट है। जैसे हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा कर, मिर्च मसाला लगा के बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कम बात को, तो वैसे ही अंडर स्टेटमेंट में अच्छी बात को भी कम वैल्यूएबल बताया जाता है, कम अच्छी बताया जाता है। इन ड्रामा में इट कैन क्रिएट ह्यूमर, आयरनी और इमोशनल इफेक्ट एंड मे रिवील ए कैरेक्टर्स एटीट्यूड। देखिए, ड्रामा में इसका यूज़ ह्यूमर को या इमोशनल इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जो कि राइटर्स के एटीट्यूड को दिखाता है। नेक्स्ट आपका लिटरेरी डिवाइस है वेरिसिमिलिट्यूड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है। वेरिसिमिलिट्यूड मीन्स द अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ और रियलिटी इन ए ड्रामा। वेरिसिमिलिट्यूड का मतलब है अपीयरेंस, दिखाई देना, ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का, और रियलिटी का,
इन ए ड्रामा में द इवेंट्स जो घटनाएं हैं, कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर हैं, डायलॉग जो डायलॉग बोले जाते हैं ड्रामा में, एंड सिचुएशन जो सिचुएशन होती हैं, शुड चाहिए सीम बिलीवेबल टू द ऑडियंस। देखिए ड्रामा भी जो होता है ज़रूरी नहीं कि हर एक ड्रामा रियलिटी पर हो, एकदम रियल स्टोरी हो। हर ड्रामा में राइटर फिक्शनल स्टोरी रखता है, यानी कि कल्पना से बनाकर वो स्टोरी रखता है, वो रियल नहीं होती, लेकिन राइटर उसको इतने अच्छे तरीके से सेट कर देता है, उसमें जो इवेंट होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो डायलॉग है, जो सिचुएशन है, हर एक चीज़ को वो इतने अच्छे तरीके से सेट करता है कि दिखने में वो लगती हैं कि बिल्कुल रियल हैं, रियलिटी है, ट्रुथ है। तो जो भी ऑडियंस उस ड्रामा को देखता या पढ़ता है तो उसे लगता है कि सच में ऐसा होता है, एकदम ये सच्चाई है, जबकि वो रियल स्टोरी नहीं होती, फिक्शनल स्टोरी होती है, काल्पनिक होती है, बनाई गई स्टोरी होती है, फिर भी वो रियल लगती है। तो वो एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस यूज़ करता है कि दिखने में क्या लगे, रियल। वही लिटरेरी डिवाइस क्या है, वेरिसिमिलिट्यूड, कि जो ड्रामा में दिख रहा है वो रियल नहीं है बट रियलिटी लग रहा है। इट डज़ नॉट मीन दैट एवरीथिंग मस्ट बी कम्प्लीटली ट्रू। इसमें जो कुछ भी दिख रहा है ज़रूरी नहीं वो कम्प्लीटली ट्रू हो, सच हो, बट इट शुड अपीयर रियलिस्टिक। बट ये दिखने में क्या लगता है, रियलिस्टिक लगता है, यथार्थवाद लगता है, सच लगता है। तो वेरिसिमिलिट्यूड क्या है कि इसमें सब कुछ जो है वो सच नहीं है बल्कि वो लगता है या लगना चाहिए, एकदम रियलिटी वाला। कोई भी आप मूवी देखते हैं तो वो रियल तो नहीं होती, वो बनाई गई होती है, शूट की गई होती है, बट दिखने में लगती है ना कि रियलिस्टिक है, ट्रुथ है, रियलिटी है। तो वही क्या है, वेरिसिमिलिट्यूड लिटरेरी डिवाइस का यूज़ राइटर करता है। तो आई होप कि आप सारे लिटरेरी डिवाइस को समझ के होंगे और आपके सिलेबस में इसके बाद जितने भी ड्रामास दिए गए हैं उन ड्रामास को मैं पढ़ा चुकी हूँ। हर एक ड्रामा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQs हम अपलोड कर चुके हैं, जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपके को करिकुलर की भी पूरी तैयारी चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।